बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है। सेक्शन 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और यह सेक्शन डील करता है स्टे ऑफ सूट से। सेक्शन 10 को डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस भी कहते हैं। रेस सब जुडिस दरअसल ये लातीनी ज़बान के अल्फाज हैं, लैटिन वर्ड्स हैं। रेस का मतलब है ऑलरेडी, सब का मतलब है अंडर और जुडिस का मतलब है जजमेंट। इट मीन्स दैट द मैटर इज ऑलरेडी अंडर जजमेंट। सेक्शन 10 को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में किसी रीज़न की वजह से इनकॉर्पोरेट किया गया है। रीज़न क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मुकदमे को एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस कोर्ट में भी मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट में भी मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। इसी तरीके से जहां पर डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट जो है बिजनेस वगैरह करता हो तो उस कोर्ट में भी मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि मैं कराची में रहता हूं और मैं लाहौर जाऊं और लाहौर में फॉर एग्जांपल किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज करूं, उसको नुकसान पहुंचाऊं। अब जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैंने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है। प्लेंटिफ अगर चाहता है तो उस कोर्ट में भी मुकदमा मेरे खिलाफ इंस्टीट्यूट कर सकता है, उस कोर्ट में जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और अगर प्लेंटिफ चाहे तो वो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कराची आ सकता है और जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मैं रहता हूं या बिजनेस वगैरह करता हूं तो उस कोर्ट में भी मेरे खिलाफ कंपनसेशन का सूट फाइल कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिएगा प्लेंटिफ ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए मेरे खिलाफ लाहौर में मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल बाद में किसी रीज़न की वजह से या फॉर एग्जांपल वहाँ का जो कोर्ट है उसमें उस मुकदमे की प्रोसीडिंग बहुत स्लो चल रही है, ठीक है, तो प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ कराची आया और कराची में मेरे खिलाफ वही मुकदमा इंस्टीट्यूट किया, ठीक है, वही जो अमाउंट है वो क्लेम किया यहाँ पर एज कंपनसेशन। तो डेफिनेटली जब मैं कराची के कोर्ट में अपेयर हूँगा तो मैं कराची के कोर्ट में बताऊँगा कि प्लेंटिफ ने ऑलरेडी सेम मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ जो है लाहौर में इंस्टीट्यूट कर दिया गया है और वहाँ का जो मुकदमा है उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है वो कोर्ट कंपेटेंट है, ठीक है, यानी कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो यहाँ पर जो कराची की कोर्ट है वो अंडर सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत उस मुकदमे की प्रोसीडिंग को रोक देगी, यानी कि उस मुकदमे का ट्रायल नहीं लेगी, ठीक है। तो सेक्शन 10 को दरअसल इस वजह से इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस को रोका जाए और जजमेंट के बीच में अगर कोई कंट्रोडिक्शन अराइज हो जाए ताकि वो कंट्रोडिक्शंस को रोका जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाहौर में जो कोर्ट है उसने कहा कि प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है 50,000 रुपीज़ एज कंपनसेशन का, ठीक है, और फॉर एग्जांपल कराची में जो कोर्ट है उसने अनाउंस किया कि प्लेंटिफ किसी भी कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। अब यहाँ पर डेफिनेटली कंट्राडिक्शन आएगी, ठीक है, तो इस कंट्राडिक्शन को रोकने के लिए सेक्शन 10 को इनकॉर्पोरेट किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टडी करेंगे सेक्शन 10, ठीक है, बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद सेक्शन 10 के मुताल्लिक जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स भी मैंने इसी लेक्चर में इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन है सेक्शन 10 से रिलेटेड वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, या आप लोगों के जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है सेक्शन 10 से रिलेटेड उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल जाए, ठीक है। तो सेक्शन 10 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस, नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। देखे प्लेंटिफ जो है वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है, मगर जिस कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है वो कोर्ट दरअसल सब्सिक्वेंट सूट की प्रोसीडिंग नहीं लेगी, ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल नहीं लेगा, ठीक है।
तो यहां पर बताया गया है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. इसका मतलब यह है कि जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है, यानी कि प्लेंटिफ आया और मेरे खिलाफ कराची में जो सूट फाइल किया है उसमें जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है प्रीवियस सूट में। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब यह है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इशू है, ठीक है। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, बिटवीन द सेम पार्टीज है, ठीक है। प्लेंटिफ जो है वो मिस्टर ए है और डिफेंडेंट मिस्टर बी है, वही सेम पार्टीज हैं। और एनी ऑफ देम क्लेम और between parties under whom they or any of them claim litigation under the same title। यहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लीगल हेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ लाहौर में इंस्टीट्यूट किया था मुकदमा, ठीक है। अब मिस्टर ए का फॉर एग्जाम्पल बेटा है, लीगल हेयर है, वो कराची आए और मिस्टर बी के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दे, या मिस्टर बी का फॉर एग्जाम्पल लीगल हेयर है उसके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दे, तो जो पार्टीज हैं उनके लीगल हेयर्स को भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है अंडर द सेम टाइटल। और टाइटल क्या है? टाइटल भी सेम है, अंडर द सेम टाइटल, क्लेमिंग अंडर द सेम, वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान। जहां पर जो सूट है, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, वो या तो वो सेम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, या पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में वो पेंडिंग है, any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claim। अब जो previously instituted suit है, जिस कोर्ट में वो पेंडिंग में है, उस कोर्ट की jurisdiction होनी चाहिए कि उस मुकदमे में जो क्लेम किया गया है, प्लेंटिफ ने जो रिलीफ क्लेम की है, उस रिलीफ को वो कोर्ट ग्रांट कर सकती है, यानी कि उस कोर्ट की jurisdiction का होना ज़रूरी है। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसी ऐसे कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है वो मुकदमा जो कि पाकिस्तान से आउटसाइड, यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री से आउटसाइड सिचुएटेड है, और उस कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वो क्या करती है? ऑपरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में जितने कोर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के बाहर किसी कोर्ट को इस्टेब्लिश किया है, उस कोर्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन, और जो पाकिस्तान से बाहर कोर्ट है उसकी भी जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी है, यानी कि प्लेंटिफ ने जो प्रीवियस सूट में जो रिलीफ क्लेम किया है, तो वो कोर्ट कंपेटेंट है उस रिलीफ को ग्रांट करने के लिए, ठीक है। हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग में है किधर? सुप्रीम कोर्ट में। तो इन तमाम सिचुएशंस में जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट किया गया है उस मुकदमे को किसी भी कोर्ट में, तो उस कोर्ट को मना किया गया है अंडर सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत कि वो कोर्ट इंटाइटल नहीं है कि उस मुकदमे का ट्रायल ले या उस मुकदमे को आगे प्रोसीड करें। एक्सप्लेनेशन: डिपेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन पाकिस्तान ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि अगर फॉरेन कोर्ट में, फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट जो कि पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड हैं और उन कोर्ट्स का पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी नहीं है, और ना ही उन कोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, और ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मुकदमा जो है वो पेंडिंग में है, तो पाकिस्तान के जो कोर्ट हैं उनको प्रिक्लूड नहीं किया गया कि वो उस मुकदमे का ट्रायल ना ले, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के कोर्ट जो हैं वो इंटाइटल है कि वो उस मुकदमे का ट्रायल ले सकती हैं और उस मुकदमे को आगे प्रोसीड कर सकती हैं। एसेंशियल ऑफ सेक्शन
10। अब कुछ एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के, उनको डिस्कस करते हैं। द मैटर्स इन इशू इन बोथ द सूट, प्रीवियस सूट और एंड सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियली द सेम। यानी कि जो मैटर इन इशू है प्रीवियस सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में, वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। यानी कि उनका एग्जैक्टली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, तब ही सेक्शन 10 जो है वो एप्लीकेबल होगा। द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज पेंडिंग मस्ट हैव कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन। वो कोर्ट जिसमें प्रीवियस सूट क्या है, पेंडिंग में है, उसका कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है। यानी कि प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है, जो रिलीफ क्लेम किया है, वो कोर्ट दरअसल उस रिलीफ को ग्रांट कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन का होना जरूरी है। अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल लिया जा सकता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर उस जो मुकदमा है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, वो किसी ऐसे कोर्ट में पेंडिंग में है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली वो कोर्ट उस मुकदमे को फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। ठीक है, द कोर्ट इन विच previous suit is pending must be competent to grant relief in the previous in the subsequent suit। इसका मतलब यह है कि जो subsequent suit जिस कोर्ट में पेंडिंग में है, ठीक है, तो सॉरी, जो प्रीवियस सूट जिस कोर्ट में पेंडिंग में है और जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है, इन दोनों में जो क्लेम्स हैं, इन दोनों में जो रिलीफ क्लेम किए गए हैं, तो जो प्रीवियस सूट है वो कंपेटेंट होना चाहिए कि वो इन दोनों सूट्स में जो क्लेम किया गया है उसको ग्रांट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर दरअसल ये बताया गया है कि मुकदमा जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि बोथ सूट्स जो हैं, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट, दोनों जो है वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए और या उनके रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर्स के बीच में होना चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग इन बोथ सूट्स अंडर द सेम टाइटल। यानी कि दोनों मुकदमों में पार्टीज जो है वो अंडर द सेम टाइटल ही लिटिगेट कर रही हों। ठीक है, अंडर द सेम, देखें यहां पर मैटर्स जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली दोनों सूट्स में सेम होने चाहिए। इसी तरीके से प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जिस कोर्ट में वो पेंडिंग में है उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अच्छा, जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसमें जो क्लेम मांगा गया है, प्लेंटिफ ने जो क्लेम जो रिलीफ क्लेम की है, तो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है जिस कोर्ट में पेंडिंग में है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कि वो दोनों मुकदमों में वो रिलीफ ग्रांट कर सकती हो। ठीक है, और तीसरी बात, चौथी बात ये हुई कि पार्टीज जो है वो सूट जो है वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए, लीगल हेयर्स के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से जो पार्टीज है वो अंडर द सेम टाइटल ही लिटिगेट कर रही हो। ठीक है, अंडर द सेम टाइटल ही मुकदमा लड़ रही हो। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के। मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस इज इन लैटिन मीन्स ऑलरेडी अंडर जजमेंट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेस का मतलब ऑलरेडी, सब का मतलब अंडर और जुडिस का मतलब है जजमेंट, यानी कि द मैटर इज ऑलरेडी अंडर जजमेंट। यहां पर जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है, वहां पर डेफिनेटली डिफेंडेंट बताएगा कि द सूट इज ऑलरेडी अंडर जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इट मीन्स दैट अ मैटर or case is being considered by court of competent jurisdiction। इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्यूट है वो अभी तक कंसिडर किया जा रहा है उस कोर्ट में जिस कोर्ट की कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन है। यानी कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है उसकी जुरिस्डिक्शन का होना जरूरी है। Whenever two or more cases are filed by same parties on the same subject matter, the court has the power to apply section 10 doctrine of res sub judice and stay proceeding। यानी कि जब भी
दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर पर किसी सब्सिक्वेंट सूट को इंस्टीट्यूट किया जाए तो कोर्ट के पास पावर है कि वो अंडर सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट की जो प्रोसीडिंग है उसको रोक दें, ठीक है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस है उसको एप्लीकेबल कर दें, उसको अप्लाई कर दें। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेस सब जुडिस, कुछ पर्पस हैं इस सेक्शन के, उनको भी डिस्कस करते हैं। The main purpose of this section is to prevent court of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining two or more suits in respect of the same matter in issue। यानी कि ये दरअसल रोकती है कि कोई भी जो concurrent jurisdiction का मतलब ये है कि जिस कोर्ट में प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूट किया गया है और जिस कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, उन दोनों कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। उनको कहते हैं कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल सिमिलर जुरिस्डिक्शन है उनका, मतलब दोनों कोर्ट जो है वो उस मैटर को, उस डिस्प्यूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। तो उनको रोका गया है कि भाई वो सिमल्टेनियसली किसी सूट को जो है वो इंटरटेन ना करें, वो सिमल्टेनियसली किसी सूट पर जो है वो डिसीजन अनाउंस ना करें। इस वजह से सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग और टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। देखिए ये प्रोटेक्ट करती है, ये सेक्शन जो है ये डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट करता है कि उसके खिलाफ जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा इंस्टीट्यूट ना हो जाए सेम सब्जेक्ट मैटर पर, और इसी तरीके से जो कंट्राडिक्शन है जजमेंट के बीच में उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 आर मैंडेटरी। यहां पर जो सेक्शन 10 है उसमें कोर्ट को कोई डिस्क्रिशन नहीं दी गई है, यानी कि यह बात नहीं कही गई है कि अगर कोर्ट चाहती है तो सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट का ट्रायल ले, या अगर कोर्ट चाहती है तो सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट का जो है वो ट्रायल ना ले। यहां पर कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं दिया गया है, सेक्शन 10 जो है वो मैंडेटरी है। सेक्शन 10 डज नॉट बार the institution of suit but only barred the trial of such suit। यानी कि सेक्शन 10 जो है वो प्लेंटिफ को रोकती नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं रोकती कि वो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को बताया गया है कि उस सूट का ट्रायल नहीं लिया जाएगा। In order to stay the trial of the subsequent suit may be passed at एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। यानी कि सेक्शन 10 को किसी भी स्टेज पर एप्लीकेबल किया जा सकता है, ठीक है। जब कोर्ट को पता चल जाए कि ये जो सूट है ये ऑलरेडी फलां कोर्ट में पेंडिंग में है, तो कोर्ट जो है डेफिनेटली उसी वक्त किसी भी स्टेज पर सेक्शन 10 को एप्लीकेबल कर सकती है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है किसी भी स्टेज पर। Where a decree in previous suit is appealed against, the suit would be deemed to be pending and provision of section 10 would apply to subsequent suit। For example, जो previous suit है उसमें ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन अनाउंस कर दी है, ठीक है, और ट्रायल कोर्ट ने उसमें जो है डिक्री इशू कर दी है। अब उसके खिलाफ अगर एपेलेट कोर्ट में कोई अपील वगैरह पेंडिंग में है और पार्टी जो है वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दे, तो उसको ऐसा तसव्वुर किया जाएगा कि वो सूट अभी पेंडिंग में है और जो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। The decree passed in subsequent suit is not void and would operate res judicata for previously instituted suit। For example, जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया, ठीक है, तो जो डिक्री कोर्ट इशू करेगी वो डिक्री दरअसल वॉइड नहीं है और वो डिक्री ऑपरेट करेगी रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में बताया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उस पर प्रोसीडिंग रोक दिया जाएगा, ठीक है, और जो सब्सिक्वेंट सूट में जो डिक्री इशू की गई है वो डिक्री वॉइड नहीं होगी, यानी कि वो डिक्री जो है वो कानून के नज़र में कालादम नहीं होगी। matters directly and substantially the same। Section 10 would be applicable only when
the entire matters in issue in both the suits are the same। जब इंटायर मैटर्स है, इंटायर डिस्प्यूट जो है वो दोनों मुकदमों में सेम है, तब ही सेक्शन 10 को एप्लीकेबल किया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इंटायर मैटर सेम नहीं है तो उसके बारे में बताया गया है, when the entire matters in both the suits are not the same, the court may in exercise of its jurisdiction under section 151 of the code stay the trial of any particular issue involved in the subsequent suit। यानी कि प्रीवियस सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है और सब्सिक्वेंट सूट में भी उसी रिलीफ को क्लेम कर दिया जाए और साथ में और रिलीफ्स मांगे जाएं, तो प्रीवियस सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है उस रिलीफ पर जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें प्रोसीडिंग रोक दिया जाएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 151, क्योंकि यहां पर कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं। ठीक है, और जो नया क्लेम किया गया है सब्सिक्वेंट सूट में, उस पर कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकती है, उस क्लेम पर कोर्ट जो है वो ट्रायल ले सकती है। However, it should be remembered that stay under section 151 is discretionary। यहां पर जो अंडर सेक्शन 151 में जो स्टे लेगी कोर्ट वो डिस्क्रेशनरी है। ठीक है, यहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि अगर कोर्ट जो है वो स्टे लेना चाहती है तो स्टे ले सकती है। ठीक है, और अगर कोर्ट जो है वो स्टे नहीं लेना चाहती तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो तमाम के तमाम जो क्लेम्स रिलीफ किए गए हैं उनका ट्रायल ले सकती है। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ कंपेटेंट jurisdiction। If the previously instituted suit is pending before a court not having competent jurisdiction to entertain it, then subsequent suit will not be stayed। For example, प्लेंटिफ ने जो प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूट किया है उसमें फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख कंपनसेशन क्लेम किया है। ठीक है, अब जिस कोर्ट में उस मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया गया है उस कोर्ट की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो ऐसे कोर्ट में पेंडिंग है जिस कोर्ट की कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट सूट है अगर उसको कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है तो यहां पर सेक्शन 10 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू रिट पिटिशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस जो है ये रिट पिटिशन पर भी एप्लीकेबल है। पेंडिंग of a suit in a foreign court does not affect the provision of section 10। यानी कि अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मुकदमा जो है वो पेंडिंग में है तो सेक्शन 10 फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कि वो उस मुकदमे को ट्राई करें और उस मुकदमे को प्रोसीड करें। The court in which previously instituted suit is pending must have jurisdiction to grant relief claimed in that suit and also in it must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit। यानी कि जो दोनों सूट्स में, दोनों मुकदमों में जो रिलीफ क्लेम किया गया है, जो प्रीवियस कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कि वो दोनों मुकदमों में जो रिलीफ क्लेम किया गया है उस रिलीफ को ग्रांट कर सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसमें जो रिलीफ क्लेम किया गया है अगर वो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है और सब्सिक्वेंट सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है उस रिलीफ को ग्रांट नहीं कर सकती तो यहां पर सेक्शन 10 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 10 के मुतल्लिक था और इस लेक्चर में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो नॉलेज मिले सेक्शन 10 के मुतल्लिक। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।
ताकि जैसे ही मैं अपने लेक्चर अपलोड करूं सिविल प्रोसीजर कोड के मुतालिक या किसी भी लॉ के मुतालिक, ताकि आप लोग जो है उस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।